जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, डॉक्टर शाकिर आप हैं हमारे साथ? हेलो, डॉक्टर शाकिरुल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ारूक भाई। ठीक है, ये डॉक्टर फ़हद जो है ना वो हिस्ट्री लेंगे, ठीक है? जी सर। ठीक है, मैं आपको केस बता रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो आपने पेशेंट बनना जी, है, ठीक है? जी सर। ठीक है, मैं आपको केस बता रहा हूँ, केस क्या है ताकि आप जो है वो उस हिसाब से इनको गाइड करें। फ़ारूक भाई कोई नया केस दिखा दी, तो पहले भी हो चुका था जो आपने दिया है। पेशेंट असल में हम लोग वार्ड से ले रहे हैं ना, वार्ड में जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उन्हीं को हम ले रहे हैं। तो वो पेशेंट जी उसमें सर। एट टाइम्स रिपीट हो जाते हैं, ठीक तो है? ये केस तो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। हाँ। ये पेशेंट अभी हमारे पास एडमिट है, नया पेशेंट है हमारे लिए, तो नया पेशेंट नया एडमिट हुआ है हमारे पास, मेल पेशेंट है हमारे पास नया पेशेंट के साथ, ठीक है? जी सर। जी, जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाकिरुल्लाह, स्टार्ट कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आपने जी जी आपने देख ली हिस्ट्री जो है वो केस आपने देख लिया। आप देखो ना कल। अच्छा, जी हमारा माइक जरा ऑफ करें। जी सर, अभी देख। डॉक्टर शाकिर एक मिनट रुकिएगा। माइक ऑफ करें। जी डॉक्टर शाकिर, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़हद है। मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपके इलाज के लिए मुतय्यन है। आपसे आपके बीमारी के मुतालिक कुछ सवालात करने हैं और कुछ मुआयना करना है, इजाज़त है? जी सर। जी, आपका नाम जान सकता हूँ? शाकिरुल्लाह। शाकिरुल्लाह। उम्र क्या है आपकी? डायरेक्ट हिस्ट्री पे जाए। ओके सर, बैठ 30 सर। ओके सर। देंगे ना एक दिया आपको। ठीक है। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा, आप ज़्यादातर किस हाथ से काम करते हैं? सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से? खाना पीना किस हाथ से खाते हैं? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से खाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है आपको? कोई और मसला हो इसके अलावा? कोई शुगर, ब्लड प्रेशर? नहीं, नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, बताइएगा क्या किस तकलीफ से आप आए हैं, क्या हुआ है आप? मेरे एक आंख में 4 सालों से नज़र की कमज़ोरी है, और 2 सालों से सर दर्द हो रहा है तकरीबन, और अभी-अभी झटके भी आ रही है। झटके भी आ रहे हैं? अच्छा, इसके ये 3 चीज़ें आपने बताई। इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कहीं कमज़ोरी तो नहीं जिस्म में किसी हिस्से में? नहीं जी, इस तरह कोई कमज़ोरी नहीं। कमज़ोरी नहीं है। इसके अलावा आपको नहीं, बोलने में कोई मसला होता हो? इस चीज़ से? बोलने में कोई मसला तो नहीं है, या किसी की नहीं, बात नहीं समझने में जी, कोई मसला तो नहीं होता? नहीं जी, नहीं जी, इस तरह कोई मसला बोलने में नहीं। तो कोई मसला नहीं है? नहीं जी, कहीं कोई पेशाब के कंट्रोल में कोई मसला तो नहीं है कि पेशाब निकल जाता हो, कंट्रोल ना रहता हो? इस तरह कोई मसला नहीं है। कमर में दर्द या गर्दन में दर्द तो नहीं है?
नहीं जी, इस तरह कोई मसला ठीक है। नहीं। अच्छा, अब हम आपका सबसे पहले आपने बताया था अब आपको दिखने में मसला हो रहा है 4 साल से। ये दिखने में जो मसला हो रहा है आपको 4 साल से, ये किस तरफ हो रहा है? दोनों आंखों में, एक आंख में? एक आंख में, एक आंख में। कौन सी आंख में? सीधी में? सीधी। जी। अच्छा, ये बताइएगा, ये आपको एकदम से शुरू हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है? आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। क्या होता है मसला? धुंधलापन है या अंधेरा है आंखों में? बस नजर कमजोर है। नजर कमजोर है मतलब पूरी तरह कुछ नजर नहीं आता, या साइड की चीजें नजर नहीं आती हैं, टकरा जाते हो साइड पे, ऐसे तो नहीं होता? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता कि साइडों पर टकरा, बस पूरा नजर नजर कमजोर। कमजोर हो रही है। पढ़ने में मसला हो रहा है या जी, धुंधलापन भी आ रहा है? हाँ, पढ़ने में मसला है। पढ़ने में मसला हो रहा है। आंखों के आगे छल्ले चमकारे तो नहीं आते हैं? नहीं जी, इस तरह नहीं होता। आंखों से पानी तो नहीं आता है? नहीं जी। तकलीफ, आंखों में दर्द वगैरह नहीं होता? नहीं जी। दर्द नहीं होता। अच्छा, ये बताइएगा, इसके अलावा दूसरी आंख से बिल्कुल सही नजर आ रहा है? वो तो ठीक है मेरा। बिल्कुल ठीक है। साइडों का सब दिख रहा है? जी। ये मसला बढ़ता जा रहा है या अपनी जगह पर रुक गया है? 4 साल से एक ही जैसा है या बढ़ता जा रहा है? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा। आंखें कभी लाल तो नहीं हुई कभी? नहीं जी, इस तरह नहीं। ठीक है। अच्छा, आपने इस सर के दर्द के बारे में मुझे बताया था, इस सर का दर्द आपको कब से? आ, 2-2.5 साल अच्छा, से। ये सर का दर्द आपको जो ये एकदम से शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था? ये एकदम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था। सर में, पूरे सर में होता है किसी एक खास जगह पे होता है? पूरे सर में। पूरे सर में होता है। अगर मैं 1 से 10 तक आपको बोलूँ कि इस दर्द का बताइए, 10 का मतलब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो और 1 का मतलब बहुत ही कम, तो आप क्या नंबर देंगे 10 में से इस दर्द को? 7-8 नंबर दूंगा। 7-8 नंबर देंगे। दर्द की किस किस्म का है ये दर्द? ये ऐसा है जैसे टीसें उठती हैं, या जैसे सर पे कोई मार रहा है हथौड़े वगैरह, या जैसे जलन हो रही है? बस शदीद किस्म का दर्द होता है। ये दर्द जो, इसका किसी ताल्लुक है किसी चीज़ से? मिसाल के अच्छा तौर पे ये आप बताएं शकील साहब, आपने हिस्ट्री भी देख ली, आप मरीज को पता है, व्हाट कैन यू से, व्हाट मस्ट बी विद दिस पेशेंट, व्हाट कैन बी विद दिस पेशेंट, लीजन कहाँ पे है और क्या हो सकता है? कौन बताइए सर? आप बताओ। ये sir, in the interior cranial fossa in base of skull. नहीं तो कहाँ पे हो सकता है और क्या चीज हो सकती है? So the most important that is in the base of skull, it can be meningioma, any meningioma in the base of skull. बेस ऑफ स्कल, व्हाट डू यू मीन बाय बेस ऑफ स्कल? तो वो कैसे एक साइड पे करेगा दूसरी साइड पे नहीं करेगा, क्या कह रहे हैं आप? When it is दोनों बता सकते small हैं। and आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, आप और फहद कोई भी बता सकता हो। अगर एक बंदा फंस रहा हो तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकते हैं। जी। when the lesion is small and compressing one optic nerve, one side optic nerve, so it can cause the So how can you say the lesion is small? I mean that the lesion is not extended to the opposite side. क्यों? What do you mean When by it opposite side? क्या मतलब क्या आपका? to the involving the other side optic nerve. क्या चीज हो सकती है इसमें? क्या चीजें हो सकती हैं? So it can be the olfactory groove meningioma. It can be sphenoid wing meningioma. It can be penosphenoidal. जी, यानी इसमें अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि आपका डिफरेंशियल क्या बन रहा है तो आप क्या बताएंगे? My differential will be all these that olfactory groove meningioma, sphenoid wing meningioma, tandem sphenoidal meningioma. These are my देखिए, important. अगर अल्फेक्टिव ग्रूव मेनिंजियोमा है तो हाउ कैन यू जस्टिफाई कि अल्फेक्टिव ग्रूव मेनिंजियोमा में एक साइड की विजन जा रही है दूसरी नहीं जा रही है?
ये आप कैसे कह सकते हैं? When it compressing one side optic nerve तो सर तो नहीं and होता ना, it और does दूसरा not बताएं कि crossing the in plenum sphenoidal, how can you justify plenum sphenoidal with these findings? because one is the one side vision is decreased. नहीं, अगर plenum में So है तो it फिर is तो in दोनों, if this is in the plenum में तो Yes, दोनों sir. करीब करीब पड़े होते हैं, optic nerves के दोनों साइड है, तो why not there is effect on the opposite optic nerve? Mm. तो क्या लग Sir, रहा है? when it is small, it may be compressing only one side. नहीं nerve. कैसे होगा? और फिर इसको इस सर में दर्द क्यों हो रहा है? It is due to increased ICP. तो इंक्रीज आईसीपी तो स्मॉल से नहीं होगा। So जी। increase ICP as it will compress the dura. It will और दूसरा ये कि ये जो स्मॉल है फिर ये फिट्स कैसे करेगा? वहाँ पे कौन सी चीजें जो इसकी वजह से फिट्स होंगे? ऐसी चीजें जो फिट्स करेगा इधर? it प्लेन के causing ऊपर जो कार्टेक्स पड़ा है उससे फिट्स। irritation of the जी sir. अब It causing irritation of the frontal lobe. नहीं फ्रंटल लोब तो काफी दूर है, ये तो आप प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें लीजन स्मॉल है, आपके स्मॉल लीजन है, उससे फिट्स कैसे होंगे और उससे जो है ना ये हेडेक कैसे होगा? और उसने एक साइड की विजन कम की है, जब इस साइड की विजन कम की इसका मतलब है कि लीजन बढ़ रहा है। Then how can you say it is जी small? सर। जी। और क्या चीज हो सकती है? और आप कह रहे हैं कि स्फेनाइड विंग का, तो हाउ कैन स्फेनाइड विंग लीजन लीड टू दिस डिक्रीज विजन एंड हेडेक इन फिट्स? उसमें क्या जस्टिफिकेशन है आपकी? जी शाकिर Sir, साहब। sphenoid wing meningioma, when it is on one side, it will also compress the optic nerve. So in the same way as the other cranial fossa, ये बताइए कि anterior स्फेनाइड विंग cranial. में, स्फेनाइड मेनिंजियोमा में डिक्रीज विजन कैसे होगी? And it might be arising from which part of the sphenoid wing, or which one is causing this one? आप कह रहे हैं कि Medial sphenoid wing. जी Medial sphenoid wing. मीडियल स्फेनाइड। अच्छा ये बताइए कि लेसर विंग और ग्रेटर विंग में क्या फर्क है? One is the size and other is the location. नहीं तो वही ना, तो क्या लोकेशन में क्या बाउंड्रीज क्या है कि भाई ये इधर से लिटिल विंग है, इधर से आगे ग्रेटर विंग है? जी भाई। Sir, one is near to the midline and other is away from the midline. यार ये सही नहीं है, इसको जरा सही लिखना होगा रेफरेंस को, अगर इस कल हम तैयार करेंगे जो वो लेटर भी आ जाए वहां से ना, तैयार करेंगे इसको सही। ओके भाई, ये बताएं कि व्हाट इज द क्या कहते हैं बाउंड्री बिटवीन द ग्रेटर विंग एंड द लेसर विंग? ओके, अगर ये जो हिस्ट्री है ना इस वाली, ये पेशेंट ने राइट साइड की डिक्रीज विजन बताए, हेडेक बताए और फिट्स बताए, इसमें मुझे आप जो चीजें आपके जहन में है उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे? मरीज आपने देखा नहीं, आप फोन पे बात कर रहे हैं किसी से ना, या मरीज से बात कर रहे हैं, मरीज की फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, व्हाट यू विल आस्क? आपने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें पूछनी है, आप इधर उधर किसी ना पूछे। क्या पूछेंगे इसमें? Sir, one is the complete history of the vision. छोड़ दीजिए, आपने विजन बस सिर्फ एक विजन आपने पूछ ली,
और क्या पूछेंगे आप? Other is the anosmia, that the patient has anosmia or not. ठीक है, और Behavior changes उसको जो ना, ठीक है, और and urinary incontinence and memory and speech. लेकिन इस पेशेंट का आप देखिए, इसका सिर्फ एक साइड पे विजन कम है। जो आपके जहन जी में जो सर। चीजें हैं उसकी तरफ से हट जाए, जरा एक साइड पे विजन कम है, व्हाट यू विल आस्क फॉर? आप जरा अल्फैक्टिव ग्रुप से बाहर निकले ना। जी सर। जी, So yes sir. I will ask that the patient have any bulging of the eye or not, and how it was started. It was started ओके suddenly or ओके, ये मैं मान लेता gradually. हूँ, मैं मानता हूँ। अगर उसकी बल्जिंग आई हो रही है तो फिर आपका क्या बनेगा, क्या आप क्या सोच रहे होंगे? Then it may be some intraorbital lesion, or it may be some cranial anterior cranial fossa lesion, which causing pressure of the globe, and it's causing proptosis and bulging of the eye. फिर भी 9P है ना, ये हम खामोश करते वेंटिलेटर पे डलवाना चाहते हैं, हाँ, ताकि वो सब भाग जाए इधर से ना। बिल्कुल, इसके हमारे जो कभी भी पेशेंट जब तक आउट न करे, पेशेंट नहीं लेना कि भाई आप पेशेंट को आउट करके दिखाओ। वेंटिलेटर पे डालो और जो है ना ये वो, क्यों? ताकि ये बस जल्दी से फॉरेन के भाग जाए ना। ओके जी। जी सर। इस पेशेंट में और क्या पूछेंगे आप? देखिए मैं शाकिर साहब, देखिए इसमें इस तरह है ना जी सर। कि इस पेशेंट की एक साइड की विजन कम है, उसको हेडेक और फिट्स हो रहे हैं। आपने वो लीजन के बारे में सोचना है जो एक साइड पे हो। अब ऐसा भी हो सकता है, आपने देखा जो फंगल लीजन होते हैं और जो ऑर्बिटल में जाते हैं और ऊपर कैवर्नस साइनस की तरफ एक साइड पे जाते हैं, आपने देखे ना इस तरह होता है कि नहीं होता? उनमें फिट्स भी हो सकते हैं, उनमें विजन भी कम होती है, उसमें हेडेक भी होता है। तो वन इज फंगस। दूसरा है कि ये इसमें क्लिनाइडल मेनिंजियोमस इस तरह करते हैं, क्लिनाइडल। तीसरा है कि जो मिडल स्फेनाइड या मिडल स्फेनाइड मेनिंजियोमा भी इस तरह करते हैं, जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होते हैं ऑर्बिट में, और दे कैन लीड टू प्रोप्टोसिस, विजन भी कम हो सकती है, एंड दे कैन एंटर पोस्टीरियरली इनटू द कैवर्नस साइनस। आपने कैवर्नस साइनस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्लिनाइडल मेनिंजियोमा वो कैवर्नस साइनस में भी घुस सकते हैं, दे कैन कंप्रेस द ऑप्टिक नर्व, और ऊपर फ्रंटल लोब की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसमें ये दो तीन चीज, इसमें प्लेनमस्फेनाडेल का जिक्र करना आप कर सकते हैं, लेकिन ये अल्फैक्टिव ग्रुप किस्म की चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट आप जाएं उस पर कि क्लाइवल मेनिंजियोमस, मिडल स्फेनाइड विंग मेनिंजियोमस, फंगस जो कि काफी कॉमन है खासकर इंटीरियर सन में, और जो ये पेरिफेरीज होती है इसमें काफी कॉमन हो। तो आपने इस किस्म की चीज पूछनी है। आपने प्रोप्टोसिस का सही पूछा, आपने कैवर्नस साइनस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है? तो और आपने जो चीजें पूछी उसका देखना भी आपने इस तरह। तो जो स्फेनाइड लेसर विंग और ग्रेटर विंग के बीच में जो पार्टीशन है, दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से लेटरली ग्रेटर विंग है, मिडिल लेसर विंग है। जब आप ये बताते हैं उसके बाद फौरन एक और क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द पार्ट ऑफ दैट बोन व्हिच इज बिटवीन द ऑप्टिक कैनाल एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसका नाम क्या है? Orbital canal and superior orbital fissure. फिशर के बीच में जो स्फेनाइड विंग का पोर्शन, उसका क्या नाम है? Lamina. नहीं, वो तो लेमिना, वो तो खत्म, वो तो हर चीज लेमिना नहीं, तो पिट्यूटरी फोसा में होता है ना। इसको ऑप्टिक स्ट्रट कहते हैं ना। तो ये चीज जो ना आपने शुरू में कहा कि स्फेनाइड विंग हम बार बार कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज पूछ जाती है इसमें ना, फिर आप इधर उधर घेर लेते हैं। ओके, सो इस पेशेंट में आपने प्रोप्टोसिस के लिए देखना है, आपने ये फैक्ट्स पूरे एलाबोरेट करने हैं, और आपने कैवर्नस साइनस से रिलेटेड चीजें पूछनी है, और आपने इवन इफ यू आर सस्पेक्टिंग क्लिनाइडल मेनिंजियोमास तो आपने पिट्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि पिट्यूटरी साइनस फोसा इज वेरी नियर बाय,
तो अगर मीडियली गया तो पिट्यूटरी फोसा में जाएगा, लेटरली गया तो कैवर्नर साइनस में जाएगा, अगर इंटीरियरली कंप्रेस किया तो ऑप्टिक नर्व जाएगा। तो ये सब चीजें, अगर सुपीरियरली गया तो ब्रेन है, दैट पेशेंट विल हैव दीस थिंग्स। सो आपको इस किस्म की चीज डिस्कस करनी है। समझ आ गई ना? जी सर। तो नाउ वी आर गोइंग डायरेक्टली टू द इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें? One is the baseline investigation, other is the radiological and relevant तो investigation. क्या आप नाम बताएं, क्या क्या करेंगे आप? MRI, MRI brain with contrast and CT brain और radiology. और क्या करेंगे? And other the relevant investigation, I will do the perimetry of the patient. इसमें विजुअल से रिलेटेड करें, पिट्यूटरी वाली भी करें अगर आपको लगता है ना। और आप जो है ना ये अगर आप मीडियल स्फेनॉइड विंग मेनिंजियोमा कह रहे हैं तो आपने मेरे ख्याल में एमआरआई के साथ एमआरआई का जिक्र जरूर करना है, या सीटी के साथ सीटीए का जिक्र जरूर करना है इसमें, क्योंकि वहाँ पे कैवर्नर साइनस पढ़ा है। यू शुड नो अबाउट द स्टेटस ऑफ कैरोटिड। समझ आ गई ना? जी सर। तो ये जरा दिखाओ इसका, इधर ये एमआरआई है, इसको जरा बताएं किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? जी जी सर। Sir, this is the T1 weighted image, axial curves, and there is the ISO intense lesion on the right side, involving the right arising from the right medial sphenoid vein, and the there is no hydrocephalus and there is no other such findings. ये फहद जरा बताएं इसमें। जी These are the normal cut award of Mr. Safiullah, and here we can see this is the flare sequence, and here we can see that there is a right. अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि एग्जाम में जब आप किसी एमआरआई को, एक्सरे को या सीटी स्कैन की 2-3 चीजें हम सामने रखते हैं, जब इसको बयान कर रहा हूँ तो ऐसा बयान करो कि आपकी फ्लो हो, बीच में रुक रुक ना हो। बाद लोग करते हैं जुमला, हर जुमले में और इस किस्म की चीजें, बिल्कुल कंसाइज टू द पॉइंट इन्फ्लुएंट प्रेजेंटेशन आपकी हो, और उसमें हर चीज पे डिस्कशन करें। बस चीजें क्या है भाई, वेसल्स है, नर्व्स है, ब्रेन है, बोन है, ये चीजें होती है ना। तो आप हर चीज पे डिस्कस करें, जो नॉर्मल हो, जो एबनॉर्मल हो, जो हर चीज को मेंशन करके भाई। जिस तरह आप जो है ना किसी जगह का नक्शा आप कहीं गए हैं और वो बता रहे लोग यार उधर रोड ऐसी थी और घर ऐसे बने थे और गाड़ी इस तरह चल रही, द सेम इज हियर। आपने एमआरआई बताने कि ये फलां कट है, इसमें ये लीजन है जो कि राइट साइड पे है, कैवर्नर साइनस इन्वॉल्व हो रहा है, सुपीरियरली इस तरह जा रहे हैं, लेटरली फलां जगह पे जा रहे हैं, इंफीरियर फलां जगह जा रहे हैं। फिर इसका सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वेसल्स और नर्व्स, ये 2 चीजों का जरूर जिक्र करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस लीजन विद द फ्लां नर्व एंड द फ्लां आर्टरी। तो ये चीज डिस्कस पूछ जाती है, ठीक है जी। अब बताओ फहद क्या है इसमें? This is the MR axial cut contrast enhanced image of Mr. Safiullah. Here we can see a homogeneously enhancing contrast enhancing lesion. That is circular in shape, and it is about, I'll measure the dimension. For example, it is roughly about 4 into 4 centimeters, and it is completely encasing the right internal carotid and also the middle right MCA. There is also the lesion is also going into the right cavernous sinus, and इसमें फर्दर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपने जो भी बोलना है यू शुड जस्टिफाई दैट। क्या करेंगे आप सीटी स्कैन क्यों करना चाहते हैं? नो यार, क्लासिफिकेशन क्या हेल्प करेगा आपको इसमें? आई शुड सी फॉर द इरोजन ऑफ स्फेनॉइड विंग एंड क्लिनाइड प्रोसेस।
और इसका जो स्कल बेस है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, मुझे सिर्फ उसके लिए, बाकी मैं सारी चीजें इस पे नजर आ रही है ना, तो व्हाई शुड आई गो फॉर दैट? क्लासिफिकेशन क्यों इसमें, क्या क्लासिफिकेशन उस पे नजर नहीं आ सकती एमआरआई में? कैसे नजर आएगी? तो आपने ये चीज इस तरह बताना, ठीक है, तो ब्लैक नजर आएगी। इसमें सीटीए का जिक्र करना चाहिए या एमआरआई। अगर आप एमआरआई तो एमआरआई, क्योंकि ये देखिए कैवर्नस साइनस तक गया हुआ सारा इन्वॉल्व है, कैरोटिड भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे ये एमसी भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो है ना, अगर इसमें आपको एंजियोग्राम नहीं एडवाइस करेंगे तो आई थिंक ये मरीज से ज्यादती होगी। तो एंजियोग्राम विल टेल यू टू थिंग्स, वन अबाउट द वेस्कुलरिटी ऑफ द लीजन एंड अदर अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सराउंडिंग वेसल्स। तो अपनी जो इंपॉर्टेंट वेसल के इनकेसमेंट का भी जिक्र करना है और इस लीजन की अपनी ब्लड सप्लाई और उसकी वेस्कुलरिटी का भी जिक्र करना है। जी contrast enhancing, and here we can see that there is a homogeneously contrast enhancing region with a dual tail and a base that I can appreciate in the region of the clinoid. And there is the I can also appreciate the flow whites within the enhancing mass. ओके, इसको क्या मरीज को किस तरह कम्युनिकेट करोगे? व्हाट यू विल डू विद दिस पेशेंट? Also, मरीज से पूछा कि what does the patient know about his? बस उसको पता है कि यार मेरे दिमाग के अंदर एक दाना है, आप क्या बताओगे उसको? तो इसके लिए हमें जो है वो आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे एडमिशन के बाद, और सब चीजें हो गई हैं, बस ये आपने बिल्कुल एंड पे है आप। अब इसमें जो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा उस ऑपरेशन के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो ऑपरेशन के लिए ये कि इस ऑपरेशन में इसके अपने कुछ रिस्क भी हैं साथ में, और इसके कुछ आगे अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो उसमें आगे नुकसान भी हैं। तो जैसा कि हमें लग रहा है जिस खास किस्म की ये रसूली है, ये रसूली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और इसमें जो है वो दिमाग के जो। शकील साहब आप क्या बताएंगे? सर मैं पेशेंट को बताऊंगा कि हम आपकी सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ, ये जो लीजन है, लीजन को देखते हुए बात करो। आप इस तरह इधर उधर नहीं बात करो, लीजन को देखते हुए बात करो। जी सर कि इस अगर आपने सर्जरी नहीं की तो इससे आपका नजर एक तरफ तो कमजोर है, मजीद कमजोर हो सकता है। मरीज विलिंग है, मरीज कह रहे हैं कि भाई जो कुछ करने करो, उसने इजाजत दी है आपको। आपने क्या बताना है उसको? जी सर मैं पेशेंट को बताऊंगा कि हम आपके सर का ऑपरेशन करेंगे। एमआरआई को देखते हुए बात करो, एमआरआई को देखते हुए बात करो। एमआरआई नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रही है। एमआरआई को देखते हुए बात करो जी। और इस ऑपरेशन में हम आपके सर का जो दाना है वो निकाल लेंगे, और इस दौरान आप इधर आपकी नज़र को भी ये खतरा भी है कि मजीद कम हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि आप ये बताएं शाकिर साहब, ये कोई बताएं शाकिर साहब, ये बताएं, ये दाना कोई पूरा निकाल सकता है कि नहीं? ये दाना पूरा निकालेंगे कि नहीं? सर जो बेस ऑफ स्कल के साथ अटैच है वो तो नहीं निकाल सकते ना। नहीं, तो आप इस तरह बताना है ना। देखिए इसकी कैरोटिड को पूरा इनकेस के, हाउ कैन यू रिमूव द होल लीजन? यस सर। इसमें आपने एक तो ये बताना है कि भाई पूरा ट्यूमर नहीं निकलेगा। अगर पूरा ट्यूमर निकलना भी है तो जो है ना स्टेजेस में होगा, लेकिन ये पूरा ट्यूमर नहीं निकलेगा। हमें छोड़ना होगा और हमने सेफ डिबल्किंग और रिडक्शन करनी होगी 1। लेकिन जो आप कर रहे हैं उस बताएं कि इधर एमसीए भी है तो पता ना भी लग सकता है, ये लोब डैमेज हो सकता है, कैवर्नस साइनस के अंदर आप घुस सकते हैं। तो इसमें कैवर्नस साइनस से रिलेटेड जो नर्व्स है, जो वेसल्स हैं, जो एमसी हैं और जो टेम्पोरल लोब है, सबका जिक्र करना है। जी सर। तो ये सब नहीं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसमें सब चीजों का जिक्र करना है कि इसमें हेमिप्लीजिया हो सकता है, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें निफाकन हो सकता है, और आई विल नॉट बी एबल टू रिमूव द होल लीजन। जिसने पूरे लीजन रिमूव किया, ये पेशेंट जाएगा, मरेगा उससे। और इस पेशेंट में पोस्ट अप जो है ना फिर रेडियो सर्जरी और या रेडियोथेरेपी का भी रोल है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज द होल लीजन। दूसरा है कि इस लीजन में सीटी स्कैन अगर आपने किया है तो आप जब एंटर होते हैं तो अपने वेसल के साथ साथ यू शुड नो अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्कल बेस। अगर स्कल बेस सारा इन्वॉल्व है
तो उस वक्त आपने इंटर होने से पहले आपने वापसी के लिए भी सेफ रास्ता ढूंढना है कि whether your patient will need any grafting or not. अगर ड्यूरा सारा eroded है और आप इस तरह छोड़ा और साइनस की इन्वॉल्वमेंट भी है तो पेशेंट will have leak. तो आपने उस चीज को भी नजर रखना है, क्या कहते हैं, मद्देनजर रखना है, और आपने ये भी बताना है कि भाई पूरा ट्यूमर मैं रिमूव नहीं करूंगा और न कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा ट्यूमर रिमूव का मतलब है कि कैरोटिड भी जाएगा आपके हाथ से। हाँ। तो आपने ये चीज जरूर बताएं, ठीक है? ओके, हाउ यू विल ऑपरेट ऑन दिस पेशेंट? Sir, through a triennial approach. कैसे करेंगे आप? Sir, we will place the patient in supine position. The neck of the patient will be tilted to the opposite side slightly, and then we make incision from the in front of the tragus upward, going upward behind the hairline, and then we will do the subcutaneous dissection. We will make the craniotomy. We will make burr hole at the keyhole point and other 2 or 3 burr hole, and then we will do the craniotomy. After that, we will take the sphenoid wing. After that, we will open the dura in C shape on base of the sphenoid, and after that, we will we will identify the tumor. We take the biopsy of the tumor, and we will do the internal debulking of the tumor as much as possible, and we will do the maximum safe resection of the lesion. ये तो आपने देख लिया, स्फिनाइड मेनिंजियोमा इज नॉट अ सिंपल थिंग। ये बार-बार आता Yes, है sir. और इसमें जब ये मिड स्फिनाइड बनता है तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि भाई हाउ कैन यू क्लासिफाई द क्लिनाइडल मेनिंजियोमा? तो आपको उस क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। समझ आ गया ना? जी सर। तो कैन यू क्लासिफाई क्लिनाइडल मेनिंजियोमा? Sir, sphenoid wing meningioma क्लिनाइडल can be नॉट classified. स्फिनाइड, नॉट स्फिनाइड। क्लिनाइडल की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको स्फिनाइड विंग आ रहा है, तो इसलिए मैं क्यों आपसे पूछूं? यानी बेसिकली मैंने आपको पंसाना है। ठीक है सर, सर वो मैं भूल गया हूँ। तो ये जो है ना, स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमा इज नॉट ए सिंपल थिंग। न ये ऑपरेशन में सिंपल है और न ये पढ़ने में सिंपल है और न बताने में सिंपल। मैं बताऊं आपको, तो आप लोग आज स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमा पढ़ लें, स्पेशली क्लिनाइडल का, उसकी क्लासिफिकेशन जो है, उसमें लिमिटेशंस क्या होती है हमारी, और इसमें डायग्नोसिस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। यानी इस मेनिंजियोमा को जिसने भी पूरा एक्सरसाइज किया तो मरीज उसका हाथ से निकलेगा। एक तो हो नहीं सकता, नहीं कर सकता कोई बंदा, क्योंकि आप देख रहे इतना एक्सटेंसिव लीजन है कि अपोजिट साइड तक भी जा रहे हैं। अगर आप इस कट में देख लें तो ये बिल्कुल ये मिड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये एक और कट थी जिसमें अगर आप देख लें तो इसमें बिल्कुल कैरोटिड बीच में पड़ा हुआ है। ये लुक एट दिस वेसल्स, देखिए, ठीक है, ये वेसल देखो ना, EMC इधर आ रहे हैं ना, कहाँ पे, इधर बिल्कुल बीच में था। इधर देखो ना, लुक एट दिस, ये शाकिर साहब देखो, ये नजर आ रहा है आपको नहीं कैरोटिड? तो इसके की मौजूदगी में हाउ कैन एक्सरसाइज द होल लीजन? यू कैन नॉट डू इट सेफली, ठीक है। तो और ये ऊपर देखिए कहां से कहां तक पहुंचे, बिल्कुल ये है ना, ये थैलेमस तक, बेजल गैंग्लिया तक पहुंच चुका है ऊपर सुपीरियरली। उस स्टेज देखिए ब्रेन स्टेम को कंप्रेस कर रहा है, देख रहे हैं कितना कंप्रेस हो चुका है ब्रेन स्टेम, और ये मिड लाइन क्रॉस कर रहा है, अपोजिट साइड को जा रहा है ना। सो इस लीजन को वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज द होल लीजन, ठीक है जनाब। देखिए ये जो है ना, ये जो वेसल है, ये बेजलर आर्टरी भी टच कर रहा है। जी सर।
ठीक है जनाब। इसमें फिर क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो कॉम्प्लिकेशन में जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, ये कैवर्नस साइनस है, कैरोटिड्स है, ब्रेनस्टेम है, टेम्पोरल लोब है, ऑप्टिक नर्व है। ये बड़ी बड़ी चीज अगर आप बताएं और साथ स्कल बेस अलॉन्ग विद द ड्यूरा, बस आपकी कॉम्प्लिकेशन के क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो जब भी कोई चीज डिस्क्राइब करो उसकी तरफ देख के डिस्क्राइब करो, और जब आप उसको ऑपरेट करो उसकी तरफ देख के ऑपरेट करो। ये सब चीजों का जिक्र करना है जो आपके सामने आ सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन आपसे जब आपसे ऑपरेशन कराएगा 100% दे विल आस्क यू अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्जरी व्हिच यू आर डूइंग ऑन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, और आपने उनके हिसाब से बताने हैं। जनरल कॉम्प्लिकेशन नहीं बता। इसमें कैरोटिड है, कैवर्नस साइनस है, पीछे ब्रेनस्टेम है, टेम्पोरल लोब है, इधर ऑप्टिक नर्व है और सस्कल बेस है। सबका जिक्र करते हुए अपने अगर आप एक एक बोलते जाएं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। ठीक है जनाब। जी सर। फिनाइड विंग मैंने जो पढ़ के आना है नेक्स्ट उसके लिए। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। जी जी सेशल डेव, आप तो जल्दी चली गई सर। तो जी जी। एक सर, अगर हम पेशेंट को ऑपरेट करते ट्रांसथोरेसिक, अच्छा, तो पेशेंट के बैक साइड पर सर्जन खड़ा होगा या फ्रंट पर? इसमें इसमें ऐसा है ना कि शुरू में बैक साइड पे खड़ा होते हैं, और जब आप डिस्क तक पहुंच जाएं और आपने बिल्कुल पोस्टीरियर जो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर से डिस्क रिमूव करना है, तो उस वक्त आपको इंटीरियर से आना पड़ता है। जी समझ आ गया ना। स्टार्ट में बैक से, फिर आखिर में इंटीरियर में जरूर आना पड़ता है, क्योंकि फिर आप जब बैक से करते हैं तो फिर आपको कार्ड का जो इंटीरियर पोर्शन है वो नजर नहीं आता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह आ जाए, दैट इज एन यू। लेकिन वैसे आइडियली आपको उस वक्त फ्रंट में आके माइक्रोस्कोप से तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। और सर जो ट्रांसथोरेसिक करते हैं तो C3 से ऊपर स्टर्नाटोमी करते हैं, फिर उसकी नीचे सी बिल्कुल यस। फिर ट्रांसथोरेसिक करते हैं। और लेकिन जो अगर ये आप कहते देखें, हैं कि ये देखिए C2 C3 C4 पे थोरेसिक डिस्क आपको नहीं मिलेगा। तो यस वहाँ सर। पे अक्सर कैरीज मेरीज होती हैं, उससे बेटर टू गो थ्रू क्या कहते हैं उसको, ये जो नहीं क्या कहते हैं उसको, जो उसके थ्रू आप जाते हैं ट्रांसफर प्रोसेस से, कास्ट ट्रांसफर ट्रांसथोरेसिक्टमी। यस। और सर जो D11 से नीचे लीजन हो, फॉर एग्जांपल देयर इज द फ्रैक्चर एट D12 to L1, जी तो फिर कौन सा अप्रोच अच्छा है? क्या मतलब, राइट के लेफ्ट, इसकी बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? नो सर, नो सर। फिर हमें ट्रांसथोरेसिक जाना है। बुक में तो लिखा है कि फिर एक्स्ट्रा कैविटेटरी अप्रोच। नहीं है तो देखिए L1 ये जो वो है क्या कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम से नीचे तो आप अगर लीजन है तो आप तो ट्रांसथोरेसिक फिर नहीं जाओगे ना। जी सर। लेकिन ये इसमें है ना कि ये अगर सपोज L1 और D12 के बीच में है तो उसमें फिर जाना पड़ता है। उसमें आपको जो है ना डायफ्राम को भी काटेंगे। जी सर। तो रेट्रोपेरिटोनियल। जी जी, जैसा इट शुड बी रेट्रोपेरिटोनियल। आप जो है ना, आप तो नेवर ओपन द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम अगर आपने ओपन किया देन यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू द स्पाइन। सारा इंटेस्टाइन बाहर निकलेगा तो आप बिल्कुल पेरिटोनियम को नहीं ओपन करना। जी सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यार जो फरहाद पूछ रहे हैं कि भाई पेशेंट का पैटर्न कैसा होगा एग्जाम का। अगर कोविड नहीं हुआ तो फिर पेशेंट पे होगा, अगर कोविड का मसला आएगा तो फिर वही जिस तरह पहला एग्जाम तो उसी तरह होगा। ओके इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एट दैट टाइम कि क्या हो रहा है। ये जो थोरेसिक डिस्क है ना, ये बिल्कुल आप लोग पढ़ें, और ये उसमें अच्छा दिया हुआ है थोरेसिक अप्रोच। ये मेरे ख्याल में आई थिंक ह्यूमन और लंग नचारी उनसे पढ़े, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। ये अप्रोच जो है आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो थोरेसिक डिस्क में ऐसा होता है कि सपोज डिस्क है D9 और D10 के लेवल पे। जी D9 D10 के लेवल पे अगर डिस्क है तो जो डिस्क पे से उसके ऊपर हेड आएगा D10 का,
नीचे वर्टिब्रे का हेड आएगा उधर, D10 का yes. लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए आपने सुपीरियर वर्टिब्रा काटना है। तो जो आपको वर्टिब्रल बॉडी काट रहे हैं, सॉरी जो रिब काट रहे हैं, रिब आपको D9 काटेंगे, लेकिन हेड आप D10 का काटोगे। जी सर। समझ आ गया ना? D9 10 पे डिस्क है, their disc area is covered by head of the D10 rib। तो जब तक आप D10 रिब का हेड नहीं काटोगे आप उस पेस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए आपने शुरू ही से अपनी ऊपर वाले वर्टिब्रे का, ऊपर वाले जो रिब का, उसकी बॉडी काटनी है और उस लेवल तक पहुंच के अपनी निचले वाले रिब का हेड काटना है। दिस इज फॉर द डिस्क, नॉट फॉर द वर्टिब्रल रिसेक्शन। और सर ये जो कहते हैं कि 2 लेवल एबो द रिब जो होता है, क्या आप इंसेशन दे दे? वो 2 लेवल बिल्कुल, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये रिब जो है ना, रिब जब आ रही है ना, इन्हें आपने ऊपर रिब को काटना है। जब रिब नीचे आ रहे हैं तो बिल्कुल ओब्लिक आ रहे हैं ना, ट्रांसवर्स तो नहीं जा रहे। तो अगर आप सपोज तो एक ही लेवल को ले लेंगे, ये उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब आप वर्टिब्रल बॉडी रिसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें उस लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन इन केस ऑफ डिस्क इसमें आप पहुंच सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि इसमें आपने फिक्सेशन नहीं करनी पड़ती। अगर आपने फिक्सेशन करनी फिर आपको 2 लेवल ऊपर जाना पड़ता है। ओके। लेकिन अगर आप 2 लेवल ऊपर भी ले लें, लेकिन आपने वर्टिब्रल जो क्या कहते हैं रिब को की बॉडी को आपने जो भी लेवल लिया, ऊपर वाले रिब को काटना है। लेकिन अगर आप डिस्क तक पहुंचे तो फिर आपने लोअर रिब का हेड काटना है। सपोज आप जो है ना D9 और D10 पे कर रहे हैं और आप कह रहे कि मैंने 2 लेवल अबव से जाना है, तो आप जो है ना D9 10 पे डिस्क है तो आप D8 से जाओगे ना, तो आप उधर जिस रिब से जाओगे आपने उस रिब को काटना है। लेकिन जब आप लेवल तक पहुंचोगे तो आपने जो लेवल है उस लेवल की निचले वाले रिब का हेड काटना है। यानी उस लेवल रास्ते में आपने ऊपर जिस लेवल को जिस रिब को आपने फॉलो किया उस रिब को काटना है उधर तक पहुंचने के लिए। लेकिन डिस्क तक पहुंचने के लिए आपने लोअर रिब के हेड को काटना है। जी सर, यानी D9 D10 में जो D9 D10 में आपने D10 का हेड काटना है। जी सर। अच्छा, दूसरी बात, जो D11 और D12 पे अगर डिस्क है उसमें कोई हेड काटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि D12 का जो हेड है वो सिर्फ D12 के साथ अटैच है, नॉट विद द D11। तो ये चीज जो है क्लियर है उसमें। आई थिंक दैट इज अ लॉन्ग रन एक्चुअली। उसमें ये चीज जो है ना ये क्लियर कर ले। इसमें आपको फंसाते हैं कि भाई अच्छा D11 D12 पे फिर क्या करोगे। इसमें आपने एनाटॉमी अगर आपको समझ आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। देखिए